नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लाइनमैन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा पॉइंट, क्योंकि अब ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और कम समय आपके पास बचा है। कब है एग्ज़ाम, इस पर तो शायद आपको पता लग ही गया होगा, लेकिन हम सिलेबस और एग्ज़ाम को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि हमें अब इस सिचुएशन में क्या पढ़ना है और जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है क्या हमें उतना ही पढ़ना है। खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल में, जो आपके ट्रेड से संबंधित जो इन्होंने 9 टॉपिक दिए थे उन पर मैं फिर से चर्चा करने वाला हूँ और मेरे ओपिनियन क्या बात करूँगा। वैसे तो देखो, इस एग्ज़ाम डेट का एक हफ्ते पहले जब वो बाकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई थी तो हमें लग रहा था कि ये 15 से 20 के बीच में ही होगा। हालांकि आपका तो 15 दिन का टाइम आपको और भी मिल गया, थोड़ा और लेट हो रहा है। और ये अपडेट जो आज मॉर्निंग में आया था ये टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया था। आई होप आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना डालते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर एक बार और अपडेट दे लेते हैं। लाइन अटेंडेड है, हम लोग लाइनमैन बोलते हैं। 4 दिन आपका पेपर होगा, 26 से लेकर 29 मार्च तक। 26, 27, 28 और 29 को पेपर होना है। 3 शिफ्ट है, 9 बजे से 11 बजे, 1 बजे से 3 बजे और 5 बजे से शाम 7 बजे वाली शिफ्ट। देखो ठीक है, तो ये आपकी 3 शिफ्ट है। अब इस हिसाब से देखें तो पर डे 3 शिफ्ट है और टोटल 4 दिन पेपर होना है, यानी टोटल 12 एग्ज़ाम पेपर हमें देखने को मिलेंगे। क्या मध्य प्रदेश में इतने बच्चे हैं कि एक दिन में पेपर नहीं हो पा रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है। हालांकि इसमें देखो 2 की डेट इन्होंने क्लियर लिखी है। एक तो 27 के आगे इन्होंने S3 लिखा है, जिसका मतलब है शिफ्ट नंबर 3 यानी शिफ्ट 3। मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा कि इन्होंने तो कोई एस्ट्रिक लगा के एक्सप्लेन तो किया नहीं। तो हो सकता है कि ये आपके 2 ही शिफ्ट में हो, तो शिफ्ट 3 जो है वो 5 से 7 बजे वाली शिफ्ट में है। खैर जो भी हो, होना इन्हीं 4 दिनों में पेपर है, सुबह हो जाए शाम को हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ है, वो एडमिट कार्ड आएगा तब पता लगेगा। जिनका एग्ज़ाम 26 तारीख को होना है ना, उनकी अपेक्षा 29 तारीख वाले थोड़े से बेनिफिट में रहेंगे कि आपको पेपर के अंदर क्या हो रहा है ये पता लग जाएगा, क्योंकि 26 को जब पेपर आएगा तो आपको अपने ही दोस्तों से ये पता लग जाएगा कि कितना किस में से क्या आ रहा है। और उसके अलावा जो ITI वालों के लिए एक और था, वो है प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जो MP PGCL है, अपना पावर ग्रिड जनरेशन कंपनी लिमिटेड है उसमें। तो इसमें आपका एक ही दिन होना है 22 तारीख को, और सेकंड शिफ्ट में होना है 1 बजे से 3 बजे वाली जो शिफ्ट है ना आपकी, उसमें होना है। तो ये है आपके पेपर का जो आपने डिटेल देखा। बाकी सब और किसी की भी अगर आपको देखनी है तो डिटेल उसमें मिल जाएगी। अब मैं ले चलता हूँ आपको कि सिलेबस का क्या सिनेरियो रहने वाला है। अब देखो भाई, इसमें इन्होंने क्या किया था कि अपन को बताया था कि ये 9 जो है ना आ सकते हैं, और अब हम कन्फ्यूज़न में इसमें है कि क्या टेक्निकल में इतना ही आएगा क्या। ठीक है, देखो लाइन अटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है ना, इसकी पोस्ट का ये रहा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कोई डिपार्टमेंट, मैं अब तक के अनुभव की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल अगर टॉपिक वाइज सिलेबस जारी करता है तो मोस्टली ये रहता है कि उन्हीं में से पेपर देते हैं। इसलिए जैसे बिहार PCL में है 18 टॉपिक दिए हुए हैं, तो पिछला पेपर उनका उसी में से ही आया था। अगर किसी टॉपिक का नाम नहीं होता है तो हमने देखा है कि उनमें से पेपर नहीं आता। हम लोगों को करना क्या है, यानी जो MP लाइनमैन का ये लाइन अटेंडेड वाला पेपर देने वाले हैं, उनको सिर्फ इतना ही करना है कि ये जो 9 इन्होंने यहाँ लिखे हैं ना, ये 9 पढ़ना है। टेक्निकल का जो 60% हिस्सा आ रहा है उसके लिए, जो नॉन टेक में 40% हिस्सा है वो तो है ही GK, और वो तो क्लियरली उन्होंने पार्ट दे ही रखे जितना। हालांकि देखो इन्होंने इतनी खिचड़ी पका दी कि मैं कतई सहमत नहीं हूँ। पहले भी वीडियो बनाकर दिया था, लेकिन डिपार्टमेंट है भाई, उनके टर्म कंडीशन हमारे ऊपर लागू होते हैं तो हमें उनको स्वीकार करना ही होता है। अब इस पर आता हूँ मैं, देखो यहाँ से तो ये जो इन्होंने नीचे आपको दिखे ना 7 टॉपिक, मेरा आपसे निवेदन इतना है कि अभी अगले 20 दिनों में जो आपके पास टाइम है 25-26 दिन का, आप केवल इन्हीं 7 टॉपिक पर फोकस करें। बाकी टॉपिक की आपकी जितनी तैयारी है उतनी ठीक है, उसको आप एक बार मतलब टाइम, अगर MCQs पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन उनकी थ्योरी को लेकर ना बैठें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नाम लेकर बोलूँ तो यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफॉर्मर नहीं लिखा, तो मेरा पर्सनल या व्यक्तिगत सुझाव आपको यह है कि आप ट्रांसफॉर्मर पर अभी एक बार समय व्यतीत ना करें। ट्रांसफॉर्मर आपका जितना कवर है उतना ठीक। अगर ट्रांसफॉर्मर में से क्वेश्चन आया तो मुझे उम्मीद है कि आप उसी में से कर लेंगे, लेकिन अगर आपको डीपली फुल फाइनल चीज़ों को पढ़ना है तो इनको पढ़ें। DC मशीन में क्या क्या आएगा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसमें एक टॉपिक क्लियरली आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, वाइंडिंग का, लेकिन वाइंडिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ। देखना, मशीन लिख दिया ना,
इसलिए डीसी की मोटर आएगी और डीसी का जनरेटर आएगा, ये कन्फर्म है। साथ ही डीसी वाइंडिंग भी आ जाएगा। वाइंडिंग इसलिए आएगा माय डियर, जनरेटर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन के साथ वाइंडिंग को जोड़ करके आजकल साथ में सब्जेक्ट में ऐड कर दिया, इसलिए डीसी वाइंडिंग, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर ये पूरा पढ़ना है। ये छोटा नहीं है, बहुत हो गया अपने आप में, टाइम की कमी पड़ जाएगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। अर्थिंग ये तो है ही है इम्पोर्टेंट, इसमें से बेसिक आपको सारा पढ़ना है, रोड टाइप, प्लेट टाइप, अर्थिंग। और एक वो जो विशेष प्रकार मैंने आपको कोर्स में करवा रखा है वो जरूर पढ़ना, TN वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आ गया तो, और उसको एक ही बार पढ़ना है, बार बार उसको टाइम मत देना। करवाया हुआ है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेंट हमने जो आपको कोर्स में दिया है उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, अगर आप डीपली पॉइंटों को पढ़ते हैं तो। अब आ जाइए मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट पर। तो मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट में आप एक तो सबसे पहले इनके कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उन पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। बाकी ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, आई होप कि आपको भी इसके बारे में पता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब देखो कंपोनेंट में बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कंपोनेंट के नाम से हम लोग क्या पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये इलेक्ट्रिकल घटकों में गिने जाते हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़ लेना। घटकों को इन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन कंपोनेंट शब्द जब भी लिखेंगे तो आपको, इसलिए इनको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि अगर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को देखें तो सवाल कंपोनेंट शब्द जुड़ेगा तो इन्हीं से ही जुड़ेगा, इन्हीं को ही पढ़ना है और अलग टाइम नहीं देना। वायरिंग तो प्रॉपर बनेगी भैया, पढ़नी ही पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। और इसको आजकल दो नामों से बोलने लग गए हैं, एक डोमेस्टिक वायरिंग बोलते हैं और एक इंडस्ट्रियल वायरिंग बोलते हैं। हालांकि दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कंटेंट मैंने पूरा दिया हुआ है, उसी में से ही आएगा। इंडक्शन मोटरें नहीं दिया तो सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों ही पढ़नी पड़ेगी, टॉपिक छोटा नहीं है, ये भी अपने आप में पूरा फुल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब रिवीजन करने के लिए ना आपको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप अदर टॉपिक को पढ़ सकोगे। और केबल में तो अंडरग्राउंड केबल तो आएगा ही आएगा, और यही वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ट्रेड में से पढ़ रहे हैं तो यही आपको जो नाम इन्होंने लिखे हैं यही पढ़ने और इनसे जुड़े हुए ही सवाल पढ़ने हैं। अब मैं आता हूँ एक और पॉइंट पर। जब आप इंडक्शन मोटरें पढ़ रहे हैं ना, तो 3 फेज मोटर के साथ में AC वाइंडिंग जुड़ा हुआ होता है, तो उसके भी क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी एक तरह से AC और DC वाइंडिंग वाला यहाँ पर हिडन है आपके लिए, तो उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। बाकी सारे तो देखो है ही आपका, जो भी पढ़ना है नॉन टेक वगैरह, पर टेक्निकल में इतना इनका ही करना है और इनके क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। प्रैक्टिस कीजिए जितने आप कर सकते हैं, खूब थ्योरी पढ़ करके इनके क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपको तैयारी का पता लगे। बाकी नहीं आएगा तो हम कम से कम ऑब्जेक्शन करने लायक तो हो जाएंगे कि आपने दिया ही नहीं था, बाहर से टेस्ट दे क्यों दिया या क्वेश्चन दे क्यों दिए। तो इनके कम से कम ज़रूर पढ़ लेना और